जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी की इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि सामर्थ्य एकेडमी के द्वारा आपकी संविधान की पीवाईक्यू की सीरीज चलाई जा रही है और उस पीवाईक्यू की सीरीज में हमने 3 पार्ट कवर कर लिए हैं, जिसमें 2012 से लेकर 2020 तक के सारे प्रश्न कवर हो चुके हैं। और आज हम लास्ट पार्ट देखेंगे जिसमें पिछले 3 सालों के 21, 22 और 23 के प्रश्नों का एनालिसिस देखेंगे और उस एनालिसिस के साथ हम कुछ कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स में आपको और पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा आखिरी पार्ट होगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले 3 साल के ट्रेंड ही तय करते हैं कि आने वाले एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है। और जो भी बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेंगे, जिससे जो भी वीडियो हमारी आएगी तो आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुने। ठीक है, तो क्या हुआ था, जब देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद यह हुआ कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए चीजों को फिर से रीओरिएंट करना है। पहले तो अंग्रेजों के हिसाब से स्टेट्स बने हुए थे, रीजन्स डिवाइडेड थे, लेकिन अब हमारी सुविधा के हिसाब से हमको रीजन्स को डिवाइड करना है, स्टेट को डिवाइड करना है, ताकि हम उसको अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाए। उसके लिए वेरियस और क्या बोलते हैं कमिटीज बन रही थी, लाइक जेवीपी बन रही थी, इसके बाद फजल अली कमेटी बनी। तो फजल अली कमेटी में कौन कौन शामिल था, जस्टिस फजल अली, के.एम. पानिकर और हृदयनाथ कुंजूर। ठीक है, तो ये तीनों क्या थे, मेंबर थे फजल अली कमीशन के। तो ये क्या है, पहला स्टेटमेंट सही है आपका। दूसरा क्या है, आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। नहीं, आयोग ने बंबई और पंजाब का विभाजन का समर्थन नहीं किया। अगर आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया होता तो बंबई और गुजरात यानी मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात 2 अलग स्टेट तभी बन जाते जब इस कमिटी के रिकमेंडेशन को लागू किया गया। तो इन्होंने नहीं किया समर्थन। संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो यह भी सही बात है, लेकिन कमिटी ने जब सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की तो इन्होंने क्या रिकमेंड किया था कि आप बनाइए 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाए 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, और क्या हुआ था, उस टाइम पे लैंग्वेज के लिए बहुत ज्यादा आंदोलन हो रहा था। तो फजल अली कमेटी ने फाइनली ये स्वीकार किया कि जो लैंग्वेज है उसके आधार पर स्टेट बनाया जा सकता है, मतलब भाषा के आधार पर स्टेट बनाया जा सकता है। बट ये भी कहा कि एक भाषा के लिए एक स्टेट नहीं बनाया जा सकता। बोलते हैं ना, भारत में अनेकों भाषाएं हैं, तो छोटे छोटे तालुके जो है वो स्टेट बन जाते हैं अगर हर एक भाषा के आधार पर हम स्टेट बनाने लग जाते। हमारे छत्तीसगढ़ में ही आप सरगुजा की तरफ जाओगे, अलग भाषाएं मिलती है, मध्य छत्तीसगढ़ में अलग मिलती है और साउथ छत्तीसगढ़ में अलग मिलती है। तो इस तरीके से जिले जिलों में भाषा का बदलाव होते रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, ये दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड, डी ऑप्शन। अगला सवाल, भारत के पूर्व न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के संबंध में, ये संबंध है, कौन सा सही है। ठीक है, तो कौन सा सही है, पहला क्या है, वे भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे, ये सही बात है। ठीक है, वे अब तक के सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं, ये भी सही बात है। 1978 से लेकर फरवरी 1978 से लेकर जुलाई 1985 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। तो सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति हैं ये। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये पूछा गया है। इसके बाद उनकी नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी ने की थी। अब देखो, जैसे मैं जब लास्ट पार्ट में हम देख रहे थे तो मैंने कहा था कि आपको ये याद होना चाहिए
कि कौन आपका पहला प्रधानमंत्री बना, और उसकी पूरी सीरीज नरेंद्र मोदी जी तक, राष्ट्रपति की सीरीज द्रौपदी मुर्मू जी तक। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सीरीज अगर आपको याद होती तो आपको यह पता होता 78 से 85 के बीच में कौन सा राष्ट्रपति था, यानी 78 से पहले कौन था जिन्होंने इनको नियुक्त किया होगा। तो उस समय पे राष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति थे, छठे राष्ट्रपति भारत के नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, ये कब से कब तक थे? 1977 से लेकर 1982 तक ये भारत के राष्ट्रपति थे। अब उसके बाद आपको ये बताना है, तो आपका क्या हो गया, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हो गया। तो पहला दूसरा तीसरा आपका तीनों आंसर सही हैं। आपको ये बताना है कि जो वी वाई चंद्रचूड़ के पुत्र थे, डी वाई चंद्रचूड़, वो भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये सवाल का आंसर आपको करना है। अब देखो क्या क्वेश्चन है, सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इस बात का ध्यान रखो कि कई बार क्या करता है एग्जामिनर, एक ही पेज से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जब एग्जामिनर ने यह सर्च किया होगा कि सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उसी के साथ क्या दिखा होगा, सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो कौन थे सबसे कम समय तक, क्या क्या ऑप्शन है, राजेंद्र मल लोढ़ा, एस राजेंद्र बाबू, गोपाल बल्लभ पटनायक, कमल नारायण सिंह। तो कमल नारायण सिंह आपका सही आंसर हो जाएगा। ये भारत के 22वें सीजेआई थे और ये मात्र 18 दिन के लिए भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 18 दिन। वहां पे वो 7 साल रहे, यहां पे ये सिर्फ 18 दिन। ठीक है, अगला सवाल देखो, 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है। इसको अंडरलाइन मारो, क्या सही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि 44वां संविधान संशोधन क्या था। यह लाया गया था इमरजेंसी के बाद जनता गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें जितना भी एक तरफा डिसीजन था जो आपकी इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, उसको पलटा गया। जो नेसेसरी चीजें थी उसको फिर से रिवर्स की गई ताकि कोई इंसान फिर से तानाशाही ना कर सके। जिस तरीके से इंदिरा गांधी की सरकार ने तानाशाही की थी उस तरीके से तानाशाही और कोई भी सरकार ना कर सके। इसलिए जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आई तो उसने जो 42वां संविधान संशोधन था, जो जितने भी इमरजेंसी के टाइम पे संविधान संशोधन हुए, उसको पलटने का यहाँ पे काम किया। और वैसे भी आपको एक बार ध्यान रखना है कि 42वां संविधान संशोधन को एक तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस किए गए थे उस टाइम पे। ठीक है, इवन प्रियम्बल में भी संविधान संशोधन किया गया था। यह संशोधन जनता सरकार 1970 से 79 द्वारा लाया गया, ये सही बात है। इसके तहत 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया, ये भी सही बात है। इस संशोधन के द्वारा पहली बार स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकते, ये भी सही बात है। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट नहीं है। अब देखो, मान लो कि आपको यह ना पता हो कि यह चीज 44वें संविधान संशोधन में है कि नहीं है, लेकिन हमने प्रीवियस ईयर के और हमारे जो वीडियोस है उसमें देखा है कि राष्ट्रपति एक बार भेज सकता है किसी बिल को पुनर्विचार के लिए, लेकिन अगर दूसरी बार वो बिल वापस आता है तो क्या करना पड़ता है, राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर इस तरीके से चलता रहता तो कोई बिल पास ही नहीं होता। राष्ट्रपति लगातार जब तक उनकी संतुष्टि नहीं होती वो वापस बिल को भेजते रहते। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये 44वें संविधान संशोधन में नहीं था। अगला देखो, यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो क्या हो गया, आपके वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो बन गए हैं प्रेसिडेंट। तो जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो राष्ट्रपति महोदय के जितने भी अधिकार है वो सब के सब किसके पास आ जाते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय के पास। तो देखते हैं, इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे। जब ये राष्ट्रपति बन चुके हैं तो उपराष्ट्रपति का
कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये जब उपराष्ट्रपति होंगे तभी राज्यसभा के सभापति बनेंगे, लेकिन अब ये क्या हो गया, राष्ट्रपति हो गए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, सही बात है। जब राष्ट्रपति के ड्यूटीज का निर्वहन कर रहे हैं तो पैसा भी उनके जितना ही मिलेगा। अगला सवाल, यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद का निर्वहन करेंगे। ठीक है, ये भी सही बात है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे ऐसा कौन सा अवसर था, कौन से चीफ जस्टिस थे जिन्होंने राष्ट्रपति का के रूप में निर्वहन किया है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक, देखो ज्वाइंट सीटिंग से बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, ये तीसरा प्रश्न है जहां तक मुझे लग रहा है, तो ज्वाइंट सिटिंग को स्टार मार्क कर लो, संसद में भी ज्वाइंट सिटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्न कथनों में कौन से सही हैं। ठीक है, सही की बारे में बात हो रही है। संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक, हाँ सामान्य विधेयक के लिए है, वित्त विधेयक के लिए है, एक्सेप्ट मनी बिल, मनी बिल इसमें नहीं शामिल होगा। अगर मनी बिल होगा तो आपका संयुक्त बैठक नहीं होने वाला है। अब देखो, संविधान संशोधन विधेयक के लिए, संविधान संशोधन के लिए तो नहीं होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेटमेंट, किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता, गलत बात है। देखो क्या होता है, सबसे पहले ज्वाइंट सिटिंग जो होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर। इसके बाद सेकेंड नंबर पे अगर ये एब्सेंट है तो लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर, उपसभापति, डेप्यूटी स्पीकर। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, जब ये दोनों एब्सेंट होंगे तब डेप्यूटी चेयरमैन यानी उपसभापति भी क्या कर सकते हैं, चेयर को प्रिसाइड कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों की कुल सदस्यों का 1/6 हिस्सा कोरम होना चाहिए। जब हमारा राज्यसभा और लोकसभा का नॉर्मल कोरम 1/10 है तो क्यों ये 1/6 चलेगा, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका तीनों गलत है, तो क्या आ जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इसमें सिंपल सा आपको नहीं भी पढ़ा है आपने तो लॉजिक लगाना था, वहां से प्रश्न सॉल्व हो जाता। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी के लिए आरक्षित है। कौन सा राज्य है, आपको लग सकता है कि जो जंगल वाले राज्य हैं वहां से आना चाहिए, तो आप इस तरीके से जरूर सोच सकते हैं कि जंगल वालों राज्य से आना चाहिए, लेकिन आपको एक चीज और दिमाग में रखनी है कि राज्य का लेंथ कितना बड़ा है। अगर आप उस चीज को दिमाग में नहीं रखोगे तो आप उत्तर गलत करके आ जाओगे। वैसे तो आपको पढ़ा होना चाहिए कि मैक्सिमम कहाँ है, एससी का मैक्सिमम कहाँ है, एसटी का मैक्सिमम कहाँ है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो एसटी का मैक्सिमम आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, और कितना है, 6। ऐसे लगता है कि यहां पर झारखंड जो जंगल वाला स्टेट है तो वहां पे होना चाहिए, बट झारखंड में उतने लोकसभा के सीट्स नहीं है। और झारखंड में कितना हो जाएगा, 5, ओडिशा में भी 5, उत्तर प्रदेश में आ जाएगा 0। क्यों 0 है, क्योंकि यहां पर एसटी की जनसंख्या उस तरीके से नहीं है, लेकिन यहां पर किसकी जनसंख्या है, एससी की, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या, इसलिए 80 में से 17 सीट जो है उत्तर प्रदेश में रिजर्व्ड है किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, तो अगर अनुसूचित जाति का प्रश्न होता तो उत्तर प्रदेश आंसर आता, लेकिन यहां पर अनुसूचित जनजाति का प्रश्न है, एसटी का प्रश्न है, तो इसलिए मध्य प्रदेश आंसर आएगा। और हमारे छत्तीसगढ़ में एससी और एसटी के लिए कितनी सीट रिजर्व्ड है ये मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है,
क्या होता है कि वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है। अब ये पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या करती है, इसमें चेयरमैन चुने होते हैं कि हाँ ये कुछ कमिटीज है जो क्या आएगी, लोकसभा के अंडर आएगी, और कुछ कमिटी क्या आएगी, राज्यसभा के अंडर आएगी। तो यहां पर टोटल कमिटीज है 24। इन 24 में से जो 16 कमिटी है वो लोकसभा के अंडर आती है और 8 कमिटी जो है वो राज्यसभा के अंडर आती है। तो आप 16 को याद ना करके आप क्या कर सकते हो, 8 को याद रख सकते हो एटलीस्ट, मतलब जितना कम हो सके, जो कम वाली चीज है वो आसानी से याद होगी, तो एटलीस्ट आप क्या कर सकते हो, 8 को याद कर सकते हो। तो वो चीज आप ध्यान में रख सकते हो। तो देखते हैं कि 8 में से जो इंपॉर्टेंट कमिटीज है वो हम लिख लेते हैं। एक तो हो जाएगा होम अफेयर्स, ये राज्यसभा की बात हो रही है ना, ठीक है। गृह मंत्रालय से रिलेटेड कुछ कमेटी बन रही है, तो उस वो कौन ओवरसी करेगा, वो करेगा राज्यसभा के द्वारा रहेगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा टूरिज्म, पर्यटन से रिलेटेड। तीसरा हो जाएगा कॉमर्स से रिलेटेड। चौथा हो जाएगा आपका, टूरिज्म हो गया, इंडस्ट्री से रिलेटेड। पांचवा हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद छठा हो जाएगा आपका लॉ से रिलेटेड, लॉ और जस्टिस से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड। और कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो 7 और 8 चाहिए ना। सातवां हो जाएगा साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और आठवां हो जाएगा आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये 8 कमिटीज आपको दिमाग में रखनी है, ताकि अगर लोकसभा पूछे तो राज्यसभा पूछे। अब इन 8 में जो नहीं है वो किस में आ जाएगा, 16 में आ जाएगा। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लोकसभा के अंदर आ जाएगा। शहरी विकास संबंधी समिति, ये भी क्या आ जाएगा आपका, लोकसभा के अंदर आ जाएगा। श्रम संबंधी समिति, ये भी क्या आ जाएगा आपका, लोकसभा के अंदर आ जाएगा। उसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति, तो ये क्या हो जाएगा आपका, राज्यसभा आ जाएगा। तो आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्न केंद्र शासित प्रदेशों का बनने का वर्ष उनके साथ सही मिलान करें। तो कब कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी। तो सबसे पहले जो लक्षद्वीप था, जब आपका 14+6 बना, उन 6 में से एक लक्षद्वीप भी था। तो ये कब बना है, 1956 में। तो ए का 4, ठीक है। अब बात आ रही है दमन एंड दीव की। जो दमन एंड दीव था वो किसके अंडर था आपका, पुर्तगाल के कब्जे में था। तो पुर्तगाल के जब कब्जे में था दमन एंड दीव, तो उसको कब छुड़ाया गया, इसको छुड़ाया गया 1961 में। लेकिन ये अपना यूनियन टेरिटरी कब बना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 12वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अप्लाई करके 1962 में बना। तो इसको यहां से हटा देते हैं, 1962 में बना है, बी का 3, ठीक है। डिटेल यहां पे लिख लेते हैं। दमन एंड दीव आपका किसके अंडर था, पुर्तगाल के अंदर था, पुर्तगाल ने कब्जा करके रखा था। इसमें 12वां कॉन्स्टिट्यूशनल, और कब छुड़ाया गया इसको पुर्तगाल के कब्जे से, 1961 में। और ये 12वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 से बना है। तो 1962 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चंडीगढ़ जो बना है वो बना है 1966 में। 1966 में ये आ गया 1966 में। तो सी का 2 आ जाएगा और डी का 1 आ जाएगा। तो देख लेते हैं दादर एंड नागर हवेली, ठीक है। दादर एंड नागर हवेली ये भी पुर्तगाल के कब्जे में था, और इसको 1954 में ही छुड़ा लिया गया था पुलिस एक्शन के द्वारा। लेकिन इसको 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बनाया गया यूनियन टेरिटरी। कब बनाया गया, 1961 में, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा आंसर आ जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का, अच्छा 3 2 बार हो गया क्या, सी का 2 है ना, सी का 2 और ये 1, ये आपका 3 है और ये 2 है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो यूनियन टेरिटरीज है वो बने हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो।
स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन से सही हैं, यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात चल रही है यहां पर। तो बेसिकली जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ये कहां पर होते हैं आपके, ये होते हैं आपके 6 शेड्यूल के अंदर। 6 शेड्यूल एरिया जो है संविधान की 6ठी अनुसूची का जो एरिया है वहां से आपका आता है ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ये फैला हुआ है 4 स्टेट में। इसका फॉर्मूला क्या है याद करने का, AMTM, A फॉर असम, M फॉर मेघालय, T फॉर त्रिपुरा और M फॉर मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, 4 स्टेट के 10 जिलों में, 10 जिलों में ये फैला हुआ है। ठीक है, अब इसमें कितने मेंबर होते हैं, 30 मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर्स होते हैं। इन मेंबर्स में से 26 को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, मतलब चुना जाता है, चुनाव होता है। छब्बीस के लिए इलेक्शन होता है और 4 मेंबर जो बच गए उसके लिए हो जाएगा नॉमिनेशन। ठीक है, 26 के लिए आपका इलेक्शन होगा और 4 के लिए नॉमिनेशन होगा। तो देखते हैं क्या क्या है। प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद 30 सदस्य के होते हैं। तो ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही था, 30 सदस्य के होते हैं। इसके बाद है स्वायत्त जिला परिषद में 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। गलत बात है, 26 चुने जाते हैं और 4 जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया, पहला सही है, दूसरा गलत है। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, तो क्या इसके बारे में हमने आर्टिकल भी पढ़ा था? आप मुझे बताओगे कि कौन सा आर्टिकल पूछा गया था सीजीपीएससी के पिछले सालों में, जिसमें हमने पढ़ा था कि राज्यपाल के पास कुछ शक्तियां होती है जिससे वो संसद में बने कानून को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में थोड़ा सा चेंजेस के साथ लागू करवा सकता है। ठीक है, तो ये भी सही ऑप्शन है, तो पहला और तीसरा सही है। तो बी ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। ये बेसिक डिटेल्स है इनके। अगला सवाल, वित्त आयोग का ये तीसरी बार प्रश्न पूछ रहा है वित्त आयोग से। ठीक है, तो वित्त आयोग भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही है? आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, 4+1 का कॉम्बिनेशन है, 4 मेंबर्स होंगे और 1 चेयरमैन होगा। ठीक है, उनके क्वालिफिकेशंस हमने पूरे के पूरे देखे थे कि क्या उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, संसद में कानून पारित होकर बनाया गया इनकी एलिजिबिलिटी। आयोग में कम से कम 1 सदस्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। नई बात, गलत बात है, कम से कम 1 होना चाहिए, इस तरीके की बात नहीं है। उन 4 जो क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, क्या क्या 4 क्राइटेरियाज थे? एक था कि हाई कोर्ट जज का क्वालिफिकेशन हो, एक था कि इकोनॉमिक का नॉलेज हो, एक है आपका कि फाइनेंशियल सर्विसेज का नॉलेज हो, और दूसरा था कि आपका गवर्नमेंट फाइनेंस के बारे में पता हो। ठीक है, एक्सपीरियंस पर्सन हो। तो ये 3-4 प्रकार के जो थे, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये 4 के 4 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। तो इस तरह की बात नहीं है। आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। मैंने बताया था कि पुनः नियुक्त किया जा सकता है, पूरे के पूरे मेंबर्स पूरे नियुक्त किया जा सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष के संथानम थे, नहीं, ये थे केसी नियोगी, केसी नियोगी। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। तो आपका पहला बस सही है, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा गलत है। तो आपका डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, केवल एक ही सही है। अगला क्वेश्चन, राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित कीजिए। जब भी इस प्रकार की चीजें आती है ना, तो मैं तो हमेशा कोशिश करता हूं कि मुझे याद क्या है, मैं ये नहीं सोचता हूं। आप क्या करो, सीरीज आपको पकड़ना है। जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो उसमें एक टेबल दिया होता है ना, उस टेबल में प्रॉपर सीरीज दी होती है कि इसके बाद ये आर्टिकल, इसके बाद ये आर्टिकल। तो बस उस टेबल को हल्का सा याद करना है कि कौन सी चीजें पहले आती है। और ये फंडामेंटल है, बेसिक है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी जो चीजें पहले होती है उसके आर्टिकल पहले होंगे। ठीक है, जैसे यहां पे क्या है, राज्य में विधायिका का गठन, तो क्या होगा, सबसे पहले आपका लेजिस्लेचर ही तो गठन होगा, उसके बाद ही देखो बाकी क्या है, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसद सदस्यों के वेतन, वित्त विधेयक की परिभाषा।
तो ये सारा किसके अंदर आएगा, लेजिस्लेचर के अंदर आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, लेजिस्लेचर का गठन होगा। तो गठन होगा तो सबसे जो छोटा आर्टिकल होगा ए का 3। अब देखो ए का 3 बनाने से क्या उत्तर आ जाता है, ए का 3, देखो ए का 3 बनाने से सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन हमको फिर से देखना है विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। तो सबसे पहले क्या होता है, आप विधानसभा को सेटअप कर रहे हो, उसके बाद बोलोगे कि इसको कौन चेयर करेगा। तो 168 के बाद कौन सा है, 178, तो बी का 1। देखते हैं क्या हमारा जो आंसर हमने टिक किया है, बी का 1। ठीक है, सदस्यों के वेतन और भत्ते। तो सदस्यों के वेतन और भत्ते इसके बाद ही आते, पूरे सदस्यों के बारे में डिस्क्रिप्शन होगा, क्वालिफिकेशन क्या है, इस तरीके से। तो सी का क्या आ जाएगा आपका 195, तो सी का चौथा और डी का ऑटोमेटिकली दूसरा, तो आपका चौथा और दूसरा तो सही आ गया। और वित्त विधेयक की परिभाषा, वित्त विधेयक की परिभाषा 199 में दी हुई है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया। इस तरीके से आप थोड़ा सा इसका सीरीज देख के आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा आर्टिकल किसके लिए दिया गया। अगला सवाल, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, कथन और कारण। अब बताना है हमको कथन और कारण वाले में। पहला कथन क्या है, जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। ठीक है, तो ये सही बात है, क्योंकि जिला न्यायाधीश ही तो सबसे ऊपर बैठा होता है ना, जो भी डिसीजंस होते हैं वही लेता है। जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती है, सही बात है। उनके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी शक्ति भी होती है। अब देखो सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी है, अब ये जो बात लिखी हुई है ना, ये उसको समर्थन दे रही है कि हाँ क्यों है, क्योंकि इसके पास अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी शक्ति भी है। तो अगर कुछ हुआ तो ये ऊपर से देख सकते हैं। तो क्या है, ये दोनों सही हैं और आपका आर क्या है, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो क्या आ जाएगा, दोनों कथन ए तथा आर सही हैं तथा कथन ए का सही स्पष्टीकरण का कारण आर है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको वही देखना है कि क्या जो पहला स्टेटमेंट है दूसरा स्टेटमेंट दोनों रिलेट कर रहा है, और रिलेट कर रहा है तो क्या दोनों एक्सप्लेनेशन दे रहा है। अगला प्रश्न, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति कौन है। तो क्या बोलते हैं हम, सबसे जो इंपॉर्टेंट बॉडी है जो पॉलिसी मेकिंग का काम करती है, वो कौन करता है, जो आप बनना चाह रहे हो, ब्यूरोक्रेट्स। तो ब्यूरोक्रेट्स कहां बैठेंगे, सचिवालयों में बैठेंगे। तो ये कौन कर रहा है आपका सिद्धांतों का निर्माण, सचिवालय। अगला सवाल, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। ठीक है, न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता, ये सही बात है। क्या होता है, जो भी आप एडवाइस देते हैं मंत्री, वो क्या है किसी भी प्रकार से लीगल बैटल में नहीं फॉट किया जा सकता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है। भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्री के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। अब देखो ये दोनों क्या है, एक ही तरह की बात है। न्यायालय क्यों नहीं कर सकता समीक्षा, क्योंकि विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है, और पहले स्टेटमेंट का दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। लेकिन अगर यूके की बात होती तो यूके में क्या होता है, लीगल आपको कोर्ट में खड़ा किया जा सकता है मंत्रियों को कि आपने ये सलाह दी थी तो आपके वजह से ये हुआ है। तो वहां पर जो मंत्रियों की विधिक उत्तरदायित्व होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है यूके और भारत के संविधान में। तो आपका क्या आ जाएगा, पहला स्टेटमेंट जाएगा, दोनों ए और आर सही है तथा ए आर का नहीं, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर है। अगला, ई गवर्नेंस के संबंध में सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के निम्नलिखित प्रावधानों को सम्मिलित कीजिए। अब इस प्रश्न को देखकर ऐसा नहीं है कि आप फिर से जो 2000 वाला कानून है उसको उठाकर एक एक प्रोविजन पढ़ोगे, ऐसे क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं। इसमें क्या करना होता है कि आपको देखना है सीरीज, जैसे कि हमने उस टाइम पे देखा था, उस सीरीज के अकॉर्डिंगली धारा को फिट करना है। जो चीजें पहले होती है उसको पहले के हिसाब से जमा करना है। अब देखो, रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता, तो रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता, तो रिकॉर्ड बना है, रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता स्टार्टिंग में होगा। तो देखते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग क्या है, धारा 4, तो मान लेते हैं कि 1 का 2। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक
हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता, तो कानूनी मान्यता की बात हो रही है, पहले रिकॉर्ड का फिर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का। तो मान लेते हैं कि दूसरा नंबर होगा, तो 5 दिया हुआ है, तो बी का 2 और बी का 1। ठीक है, तो देखते हैं यहां दोनों से आंसर आता है क्या, ए का 2 और बी का 1, यहां से आंसर आ गया। ठीक है, सरकार और उसकी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एवं इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग। अब देखो कानूनी मान्यता मिल गई है, उसके बाद ही तो आप उपयोग करोगे ना, तो क्या हो जाएगा सी का 4, क्योंकि छठवां धारा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक राज्यपत्र में नियम विनियम आदि का प्रकाशन। ठीक है, अब हो गया हस्ताक्षर वगैरह सब कुछ हो गया, अब लास्ट में क्या करोगे आप, प्रकाशन करोगे। तो प्रकाशन आपका आ जाएगा डी ऑप्शन, डी का 3, मतलब धारा 8। ये 4, 5, 6 और 8। तो ये मैंने कहाँ पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें हल्का सा थोड़ा सा ट्विस्ट लगा के हम सोच ले इसमें 1 मिनट रुक के, तो हमारा ये उत्तर बन सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पे आप ट्राई कर सकते हो। अगला प्रश्न, ई गवर्नेंस में G2C से क्या अभिप्राय है। ठीक है, इसमें दो तीन प्रकार की चीजें होती है। क्या होता है G2C, G2B, G2G। ठीक है, ये क्या हो गया, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन, सी फॉर सिटीजन मतलब नागरिक के लिए। जब सी आया तो सिटीजन, बी आया तो बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है, और जी आया तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मतलब मान लो कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से बात हो रही है ई गवर्नेंस में, G2G में केंद्र सरकार राज्य सरकार की बात हो रही है। G2E भी एक प्रकार का होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक है, कर्मचारी और सरकार के बीच जो भी ई गवर्नेंस में संबंध होगा वो किसके तहत होगा, G2E के तहत होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ये हमेशा स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, सही है या सही नहीं है। इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। सही बात है, क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उनको यहां पर परमिशन दे दिया गया कि आप भारत में आकर अपना काम करिए। ठीक है, तो ये सही बात है। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया। ये भी सही बात है। अब ये क्या हुआ, इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया। ये स्टेटमेंट में हल्का सा चेंज करने के बाद सही हो जाएगा कि यहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी ट्रेड मोनोपोली को तो खत्म किया गया, लेकिन उसमें एक्सेप्शन क्या था, चाय। ठीक है, चाय के मोनोपोली को खत्म नहीं किया गया, स्पेशली चाइना के साथ। तो ये चाय अगर यहां नहीं होता तो आपका सही हो जाता। तो आपका ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये 1813 के एक्ट में नहीं था, यहां पर चाय का एक्सेप्शन था चाइना के साथ। अगला सवाल, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है। ठीक है, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है, देखते हैं क्या सही है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, ये सही बात है। उसके बाद दूसरा, इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये गलत हो गया। तो आपके प्रेसिडेंट कौन थे, स्थायी प्रेसिडेंट, स्थायी प्रेसिडेंट थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, ये कौन हो गए, स्थायी प्रेसिडेंट हो गए। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, वीपी कौन थे स्थायी वाले, HC मुखर्जी, मुखर्जी। ठीक है, और जो एडवाइजर थे, जो मेन थे एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, वो कौन थे, सर BN राव, सर BN राव। तो अभी क्या पूछा हुआ, प्रेसिडेंट पूछा हुआ, बाद में BN राव सर के बारे में भी पूछा जा सकता है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, यह भी सही बात है। मुस्लिम लीग तब तक नहीं जुड़ी थी जब तक उनको विश्वास नहीं हो गया कि उनको सेपरेट पाकिस्तान मिलेगा। तो ये कब उनको विश्वास हुआ, जब माउंटबेटन प्लान में ये फाइनलाइज हो गया कि आपको सेपरेट पाकिस्तान मिल रहा है, तो उसके बाद ही
ये आगे की बैठकों में माउंटबेटन के प्लान के हिसाब से ही ये बैठना चालू किया। तो पहला बैठक का तो इन्होंने बहिष्कार कर दिया था, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पहला और तीसरा, बी ऑप्शन। सन 1989 में मतदान करने का अधिकार की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 किस वर्ष में कर दिया गया और किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमको याद भी होता है, ये हमारा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। और बाकी जो 62, 63, 64 है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें नॉर्मल सा किसी में बढ़ाया गया कि ST SC का जो रिजर्वेशन का है उसको, उसके टाइमलाइन को बढ़ा दिया गया, किसी में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा था तो उसको बढ़ा दिया गया, तो इस तरीके की चीजें हुई, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका क्या इंपॉर्टेंट है कि किस वर्ष में जो आयु था 21 वर्ष से 18 किया गया, तो आपके 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 में। अगला, निम्न का सही मिलान करे। अगेन काफी आसान क्वेश्चन है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, यह दिया गया किसमें, 29 और 30 में, ठीक है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके बारे में हमने बात किया था और इसको डिटेल में पढ़ा, आर्टिकल 32 को, है ना। आर्टिकल 32 के समकक्ष हाई कोर्ट में कौन सा आर्टिकल लगता है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये कौन से में आ जाता है आपका, 23 और 24 में। समानता का अधिकार आपका आ जाता है 14 से 18 में, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा कंप्लीट फंडामेंटल राइट से प्रॉपर आर्टिकल्स ना पूछ के वो ग्रुपिंग्स पूछ लिया है। तो क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो देखो ए का 4 ये हो गया, बी का 3 दोनों हो गया और सी का 2, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। अगला सवाल, निम्न में से क्या सही है? संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। सही बात है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जिम्मेदार है किसके लिए, हमारे यहाँ जो त्रिस्तरीय सिस्टम है, पंचायती राज और नगर निगम। 73 के तहत पंचायती राज हुआ और 74 के तहत नगर निगम बना, तो ये दोनों सही हैं। यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई नहीं, हमारे ही संविधान के आर्टिकल 40 में ये प्रावधान था, DPSP में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, कि पंचायती राज की स्थापना करनी है, ठीक है। ये कहाँ, इसको गांधीयन DPSP के तहत भी देखा जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने से संबंधित है। नहीं, 74 नहीं है, 73 है। 74 किसका है, नगर निगम, है ना, नगर पंचायत वाली बात है। सॉरी, नगर पंचायत नहीं, नगर निगम, निकाय, नगर निकाय जो हो गए, ठीक है। नगर पंचायत तो पंचायतों के अधीन आ जाता। हाँ, तो ये हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला आ जाएगा। तो देखो पंचायतों में क्या आता है आपका, पंचायत में 3 चीजें आपका, एक हो गया ग्राम स्तर पर, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ की बात है हमारी। गांव के स्तर पर सरपंच बन जाते हैं, सरपंच और पंच, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है, क्या आ जाता है, जनपद। उसके बाद आता है जिला, ठीक है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है। और नगर निगम में, नगर वाले में क्या आ जाएगा, नगर पंचायत आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे दुर्ग में ही कौन है, धमधा है, नगर पंचायत, ठीक है। उसके बाद नगर निगम आ जाएगा, तो इस तरीके, नगर निगम, नगर पालिका, तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, जो एक नगर निगम वाला है और एक हो जाएगा पंचायत वाला, तो 73 और 74। तो इसमें ऑप्शन 2 सी आ जाएगा, केवल एक। भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा गया। इसके अंतर्गत भारत ने 51 अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया, जबकि
बांग्लादेश ने 111 अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। लेकिन क्या हुआ था, इसका उल्टा हुआ था, 51 दिया था बांग्लादेश ने भारत को, बांग्लादेश टू भारत, और भारत ने दिया था 111। ठीक है, तो यही आएगा आपका सही उत्तर, क्योंकि यही गलत है। उसका दूसरा देख लेते हैं। इसके अंतर्गत 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन किया गया। ठीक है, जो प्रॉपरली मार्केटेड नहीं था उसको किया गया मार्क। इसके तहत 4 राज्यों के भूभाग में बदलाव आए। 4 राज्यों के भूभाग में बदलाव आए। कौन से 4 राज्य है? वेस्ट बंगाल, और कौन सा हो सकता है आपका? आसाम हो सकता है, त्रिपुरा हो सकता है। तो आपके 4 राज्य के भूभाग में बदलाव हो गया। आसाम, त्रिपुरा, उसके बाद क्या आ जाएगा? मेघालय, मेघालय। तो इन 4 राज्यों के भूभाग में क्या हो गया? बदलाव आ गया। तो हमने ये 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया। अभी कितने हो गए? टोटल 106 हो गए। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था 101 कौन सा, 102 101 कौन सा है? जीएसटी का है। 102 कौन सा था? ओबीसी का था। 103 कौन सा? 104, 105, 106। तो ये पूरा का पूरा हमने देखा था। ठीक है, क्योंकि जैसे 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये शायद 2022 का क्वेश्चन है, तो जब 2022 में 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 15 में हुआ वो पूछ सकता है, तो आपका 101 से लेकर 106 कोई भी पूछा जा सकता है 2024 के एग्जाम में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया, उसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो ये प्रश्न 21 में पूछा हुआ था, ये 22 पे फिर रिपीट हुआ है, 22 या 23 पे फिर रिपीट हुआ है। तो आपका क्या आ जाएगा? पट्टाभी सीतारमैया नहीं थे, बाकी फजल अली, के.एम. पानिकर और एच.एन. कुंजूर, ये तीनों थे। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन आ जाएगा। और इसमें हमने तो डिटेल्स तो उसमें देख ही लिया कि 14 प्लस 6 स्टेट बना, लेकिन इनका फॉर्मूला था 16 प्लस 3 का, और एक लैंग्वेज के आधार पर एक स्टेट का फॉर्मूला नहीं था। ये बोले थे कि आप लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बना सकते हो, लेकिन हर एक लैंग्वेज के लिए हर एक स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखो। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन डिस्क्रिशनरी अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया? आर्टिकल 282 में। अगला सवाल, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है? ठीक है, इसको मार्क कर लिया करो, क्या सही नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है। सही बात है। ठीक है, देखा ही था हमने। किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक की हस्ताक्षरित सूची जमा करनी होती है। बिल्कुल सही बात है, 50 आपको चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी भी चाहिए। विधायकों के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जो कि 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। तो क्या अभी जनगणना बढ़ गई है, लोगों की जनसंख्या बढ़ गई है हर एक राज्य में, लेकिन अभी भी गिनती कहां से की जाती है? 1971 से ही की जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में, जब भी वोट की वैल्यू निकालनी होती है। तो ठीक है, ये भी सही ऑप्शन है। तो 1 2 3 तीनों सही है, तो कौन सा नहीं होगा? उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं। यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है, तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य की विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता अमान्य होगी? तो अभी ये किसके साथ केस हुआ था? बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ। ठीक है, हमारे रायपुर के सांसद बने, रायपुर के अभी सांसद बने, तो उनको विधानसभा से इस्तीफा देना था। तो जब भी आपकी बात आएगी लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आप लिखोगे 14 दिन। लेकिन जब भी बात आएगी संसद के सदनों की, मान लो कि 2 लोकसभा सीट से कोई जीत रहा है, तो उसके पास टाइम है 10 दिन का। या फिर राज्यसभा प्लस लोकसभा से जीता हुआ है, तो किसी एक को छोड़ना है, तो भी टाइम कितना है? 10 दिन का। ठीक है, और हमेशा इसमें क्या फॉर्मूला लागू होता है? अगर दोनों इलेक्शन एक साथ हुए हैं, तो जो छोटा सदन है, अगर आपने नहीं छोड़ा तो छोटे सदन में आप आओगे। तो इस तरह का फॉर्मूला चलता है। तो ये हो जाएगा 14 दिन। अगला सवाल, निम्नलिखित राज्यों को राज्यसभा सीटों में के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। ठीक है,
तो किसके पास कितनी राज्यसभा की सीटें हैं वो हमको बतानी है। तो सबसे ज्यादा किसके पास है आपकी, इनमें से क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, कर्नाटक, गुजरात, आपका उड़ीसा और केरला। केरला, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो कर्नाटक के पास आपकी आ जाती है 12, गुजरात के पास 11, उड़ीसा के पास 10 और केरला के पास 9। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, केरल, ये आपका हो जाएगा सही क्रम, जिससे कि जो राज्यसभा सीटों का है। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि आपका सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य में हैं। तो सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं यूपी में। यूपी में कितनी है, 31 है। ठीक है, महाराष्ट्र में है उसके बाद 19, तमिलनाडु में है 18, उसके बाद है बिहार में 16। तो आपको टॉप 3-4 तो आपको याद होने ही चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें। अगला सवाल, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश बना है। ठीक है, तो 28 स्टेट है, पहले 29 थे। तो जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का जो स्टेट था उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो हमारा क्या हो गया, 28 हो गया। और यूनियन टेरिटरीज भी क्या था, दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली को एक करने के बाद ये क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये सही बात है। भारत राज्यों का एक संघ है जो संपूर्ण संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये सही बात है, प्रेम्बल की बात को उठा के लिख दिया यहाँ पे। तो ये दोनों सही स्टेटमेंट है। तो दोनों 1 और 2 सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ, कब लागू हुआ, हम किस दिन मनाते हैं आपका गणतंत्र दिवस, हम मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसीलिए हम मनाते हैं 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और कब बन गया, 26 नवंबर 1949 को। इस दिन क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, और ये 15 अगस्त तो आपका क्या हो जाएगा, 1950 तो कुछ है ही नहीं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। तो देखो ये ना 72 है ना फिर 88 है, तो हमको चलो कुछ भी याद नहीं है, तो हमको याद होता है मनी बिल कौन सा, वित्त विधेयक कौन सा होता है, 110 आर्टिकल। तो 110 के आसपास कौन सा दिया हुआ है, 112। तो क्या आ जाएगा, 112 आपका संबंधित है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। अब देखो ये क्वेश्चन ना सही करवाना ही है एग्जामिनर को, अगर गलत करवाना होता तो हो सकता है प्रेसिडेंट लिख देते यहां पे, लेकिन लिखा क्या, उपराष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है क्या, नहीं होती। यहां पे क्या आ जाएगा, उपराष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, किसको, पीएम को। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, कैबिनेट सचिव। इसलिए जब भी कोई आईएएस ऑफिसर बनता है उसका अल्टीमेट एम होता है कैबिनेट सचिव बनना। सरकार में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, कैबिनेट सचिव है। जो लोक सेवा मंडल का पदेन अध्यक्ष होता है, सिविल सर्विसेज बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है, चेयरमैन कौन होता है, आपका कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, क्योंकि वो हाईएस्ट सिविल सर्वेंट है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो केवल 2 सही हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो उपराष्ट्रपति के बारे में बार बार पूछा जा रहा है, चाहे वो सदन के उपसभापति के सभापति के बारे में हो, चाहे फिर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाना हो, तो ये सवाल बार बार आपका पूछा ही जा रहा है। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, सही बात है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, यह भी सही बात है। देखो राष्ट्रपति क्या है, लोकसभा प्लस विधानसभा प्लस राज्यसभा तीनों चुनते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ही चुनते हैं। ठीक है, तो आपका आ जाएगा दोनों सही, केवल 1 और 2, दोनों 1 और 2। अगला सवाल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन होता है, कौन होता है, अटॉर्नी जनरल, यानी भारत का महान्यायवादी।
तो ये आ जाएगा भारत की महान्यायवादी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, नन ऑफ द अबव। आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो भारत के सबसे ऊपर के लीगल के एडवाइजर होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। आप मुझे ये बताओगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपके किस आर्टिकल के तहत दिया हुआ है। अगला सवाल। तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया पीवाईक्यू का एनालिसिस आपका पॉलिटी का। तो पॉलिटी में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं यहां से आपने देख लिए, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर कुछ चैप्टर्स की बात की जाए तो पहला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है वो क्या है, संसद है ना। संसद मतलब ये आपका विधानसभा भी ना, विधानमंडल भी, दोनों सेम ही है, ठीक है। आर्टिकल इधर उधर है। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर कोई आ रहा है तो वो है आपके कुछ लाइक सीएजी, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, फाइनेंस कमीशन, इस टाइप की चीजें। चौथे नंबर पर आपका आ जाता है हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। पांचवें नंबर पर आ जाता है आपका फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी, ठीक है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। छठे नंबर पर आप बोलो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो चार्टर एक्ट्स है, ठीक है, चार्टर एक्ट्स होंगे प्लस प्रीएम्बल में क्या दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी फिर ये मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी फिर सिटीजनशिप से भी आपके प्रश्न आ रहे हैं, सारी जगह से आ रहे हैं, बट यहां से मेन अगर इतने चैप्टर्स को पढ़ लिया जाए तो आपके जो 70 to 80% संविधान में जो आ रहे हैं यहीं से आ रहे हैं, तो आपके सॉल्व हो जाने हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान से आपको पढ़ना ही है। अब इसके बाद हम क्या लेकर आएंगे, आपके हर एक पार्ट का एमसीक्यू, क्योंकि ये तो हो गया प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट हो जाए अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट होना हो, आपके थीम्स रिपीट होते हैं। लाइक फाइनेंस कमीशन पूछा हुआ है तो फाइनेंस कमीशन का थीम रिपीट होगा, ना कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, ठीक है। सीएजी पूछा हुआ है, सीएजी का थीम रिपीट होगा, ना कि डायरेक्ट पूछ लेगा कि इसे पूछा होता ना गिरीश चंद्र मुर्मू जी कौन से नंबर के सीएजी है, तो बार बार थोड़ी ना वो पूछेगा, तो सीएजी के डिटेलिंग में चले जाएंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ लिया कि हाँ कौन लॉन्गेस्ट सर्विंग है, कौन शॉर्टेस्ट सर्विंग है, तो ये सारी कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं और कुछ जो है वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, तो यहाँ पे वही चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है और आपको इस बार पॉलिटी में अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है किसी भी, चाहे वो सिविल सर्विसेज का यूपीएससी का एग्जाम हो या सीजीपीएससी का एग्जाम हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सेशन को लाइक करना है, और जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके कमेंट सेक्शन में आंसर आपको जरूर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।